हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और बताइए कैसे हैं आप सब। आपकी तबीयत कैसी है और आप इस समय कैसा फील कर रहे हैं प्लीज। और आपकी सीटिंग हावर क्या है, इसको कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आप कितने घंटे बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आप आज ने पढ़ाई की, अगर आपने आज पढ़ाई की है तो आज का आपका लेवल क्या था पढ़ने का, ये सब चीज़ें कैलकुलेट किया करो ना। कि जिस लेवल को आपने सेट किया था कि मान लीजिए 1 से 10 तक मुझको जाना था, तो मैं 1 से 10 के बीच में 9 तक ही रह गया या फिर 5 तक ही जा पाया। इस चीज़ को अगर आपने कैलकुलेट किया है तो उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप जाएंगे कहाँ और जाने कहाँ वाले हैं, ठीक है। इट्स टोटली टेल अबाउट योर जर्नी। ओके, सो वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित केसरी। स्वागत करते हैं हम आप सबका अपने आपके इस अपने प्लेटफॉर्म पे। ओके, एंड इन दिस इकोनॉमी की सीरीज में अभी हम इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं। तो इन्फ्लेशन में हम ट्रेंड इन इन्फ्लेशन टॉपिक में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस ट्रेंड इन इन्फ्लेशन में कि ये समय ड्यूरिंग सन 2010, कि 2010 के समय इन्फ्लेशन का क्या सिनेरियो था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग 2010 व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले एक सेकंड, शुरू करते हैं एक बेहतरीन मोटिवेशन थॉट के साथ कि ये जीवन हमारा है। लिसन दैट केयरफुली, ये जीवन हमारा है और इसे हम अपने ढंग से जिएंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये जीवन हमारा है और इसे हम अपने ढंग से जिएंगे। दिस इज माई लाइफ एंड आई वॉन्ट टू लिव विथ माई ओन वेज। जो उखाड़ना है उखाड़ लो और जो करना है कर लो। दिस इज माई लाइफ एंड आई वॉन्ट टू लिव विथ माई ओन वेज। तो इस चीज़ को अपनाओ जीवन में, क्योंकि ये जीवन तुम्हारा है यार, तुम इसे अपने तरीके से जियोगे। क्योंकि तुम्हारा दिमाग केवल तुम्हारे तरीकों को स्वीकार कर सकता है, दूसरों की बातें, दूसरों के तरीकों को नहीं पसंद कर सकता है। तुम जीवन में कोई भी प्रक्रिया करोगे तो केवल अपने हिसाब से करोगे। बात समझ रहे हो, यही रियलिटी है। कोई भी काम करोगे तुम अपने जीवन में, तुम केवल इसे अपने तरीके से ही करोगे और तभी तुम इसमें परफेक्ट होगे। ठीक है, क्योंकि तुमको पता रहेगा ना, सारे स्टेप पता रहेंगे, तब तो सब कुछ तुम्हारे दिमाग में यहाँ पे फीड रहेगा जब तुम इसको अपने तरीके से करोगे। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर तुम उसको सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद उसमें 100 नंबर पा जाते हो या फिर फुल मार्क्स पा जाते हो, वो भी अपने तरीके से। तुमने अपना तरीका लगाया ना, अब तुम्हें पता है कि इस वर्ड के बाद ये वर्ड आएगा, ये वर्ड क्यों आएगा, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अब इसको तुम लाइफ से कनेक्ट करो, तो जीवन को अपने तरीके से जियो। किसी और के विचार अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम यार कंपेयर करने में परेशान हो जाते हो। डोंट कंपेयर योर सेल्फ, यू आर एवरीथिंग एंड यू कैन डू एनीथिंग इन दिस प्रोसिक्यूशन वर्ल्ड। मतलब समझो, तुम इस प्रताड़ित संसार में कुछ भी कर सकते हो, जहाँ दुनिया परेशान है चारों तरफ। कोई अपने दुख में परेशान, कोई दूसरे दुख के दुख को लेकर परेशान है।
कोई एग्ज़ाम के लिए परेशान है, कोई शादी के लिए परेशान है, किसी की शादी हो गई बर्बादी होने के बाद परेशान है, कोई कहीं परेशान है। तो मतलब क्या है? तो मतलब ये है, तुम अपने ऊपर बिलीव करके अपने हिसाब से इस जीवन को जियो, क्योंकि यह जीवन तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन है। और यही समय है इस बात को समझने का, यही पुनर्जागरण का वक्त है रिनैसा। बात समझ में आया? फालतू चीज़ों में दिमाग मत लगाओ, केवल पढ़ाई करो यार बेहतरीन तरीके से। तुम्हारा मोटिवेशन तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारा मोटिवेशन है ना, ये तुम्हारे अंदर है। और जिसने इसको समझ लिया वही तो महात्मा बुद्ध और महावीर, राणा प्रताप और झांसी की रानी एपीजे अब्दुल कलाम बन के निकल आया। तो अब इस चीज़ को तुमको पहचानना पड़ेगा ना यार, कि आपका मोटिवेशन है क्या। कहीं से और नहीं मिलेगा, सब कुछ तुम्हारे अंदर अवेलेबल है। तुम पहचानो इसको। तुम्हारे जीवन की कोई ऐसी प्रक्रिया होगी या तुमने अपने जीवन में कोई ऐसा कांड किया होगा। कांड शब्द भद्दा लगता है, लेकिन इसमें जोश और जुनून बहुत है। कोई एक्टिविटी ऐसे की होगी, उसको पहचानो, उसी से मोटिवेशन तुमको मिलेगा। मोटिवेशन वीडियो देखने से थोड़ी आएगा। मैं तुमको कब तक मोटिवेट कर पाऊंगा? मेरे मोटिवेशन को मत लेना, तुम मेरी बातों को समझना, उस बात की तार्किकता तक पहुंचना, उसकी गहराई क्या है, वो बोली कहाँ से जा रही है। बात समझ रहे हो? तुम उस चीज को देखना, वहां तक पहुंचना, बात को समझो तुम, और तब देखो जीने का मजा कैसे आता है। जिस दिन समझ गए कि मेरा इनर मोटिवेशन क्या है तुम्हारे अंदर का, उस दिन परमात्मा तुम। इसका मतलब शक्तियां, तुम्हारी स्ट्रेंथ, जीत जाओगे। कोई रोकने वाला है ही नहीं फिर दोबारा तो। लेकिन इसको पहचानना बहुत जरूरी है, अन्यथा लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं इसको पहचानते पहचानते, कि मैं हूँ क्या, मेरे अंदर क्या है ऐसा। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता है। जब तुमको सेल्फ पे ही विश्वास नहीं रहेगा, तुम सेल्फ डाउट, एसडी, एसडी एक बीमारी है, एसडी सिंड्रोम। लेकिन इसको लिख के नोट कर लो, एसडी सिंड्रोम। इसका मतलब क्या हुआ? सेल्फ, डी मतलब डाउट, एसडी सिंड्रोम आज के समय की बहुत बेकार बीमारी है। ठीक है, एसडी सिंड्रोम, ये चीज़ सेल्फ डाउट सिंड्रोम, इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, उसको देखना। आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है एसडी सिंड्रोम। इसी से ही ओवर थिंकिंग का जन्म हो रहा है। तुम फालतू के विचार दिमाग में पैदा कर रहे हो। इसके पीछे का रीज़न जानते हो क्या है? केवल एक ही रीज़न है, क्योंकि तुम्हें खुद पे विश्वास है नहीं, तुम डाउट में, तुम एसडी सिंड्रोम के शिकार हो, इसीलिए तुम ओवर थिंक कर रहे हो। बुद्धि को दौड़ाया करो, सोचा करो। और इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? जब तुम बिलीव करोगे खुद को। मैंने भी थॉट बोला ना,
कि ये जीवन हमारा है, हमें इसे अपने ढंग से जीने दो, दिस इज योर लाइफ। और ये प्रक्रिया तुम अपने अंदर कब बना पाओगे कि ये मेरा जीवन है, मुझको अपने हिसाब से जीना है इसको, ये तभी आ पाएगा जब इस एसडी सिंड्रोम से तुम बाहर निकलोगे। और बाहर निकालने की बहुत बेहतरीन प्रक्रिया है योग, मेडिटेशन, उसके बाद एक है ये ध्यान। क्या लाजवाब प्रक्रिया है, मतलब सल्यूट है इस प्रक्रिया को। भारत ने क्या चीज़ दिया, मतलब अगर इंसानी सभ्यता इस चीज़ को समझ जाए, इंसान छोड़ो, अगर एनिमल सिविलाइजेशन जानवर सभ्यता इसको समझ गई तो शायद इंसानों को धरती पर गुलामी करना पड़ेगा। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिस इज रियलिटी। हम इंसान इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, योग और ध्यान को। तो हमें इसको समझना है, इसको पकड़ना है, तभी हम इस एसडी सिंड्रोम से, जो आज की सबसे खतरनाक बीमारी है, इससे हम बाहर निकल पाएंगे। सेल्फ डाउट सिंड्रोम। ये देखो एग्जाम्पल मैं देता हूँ तुम्हें कि जब तुम तैयारी करते रहते हो, क्या होता है कि तुमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, आ गया, मज़ा आ गया। दूसरा सॉल्व किया, ठीक है, ये भी आ गया, मज़ा आ गया। तुमने जैसे तीसरा क्वेश्चन लगाया और क्वेश्चन फंस गया, अब एसडी सिंड्रोम का अटैक होगा तुम्हारे ऊपर। कैसा अटैक होगा? अरे यार, मुझको क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है, पता लगा मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया तो हो सकता है यही क्वेश्चन आ गया, मैं कर ही नहीं पाऊँगा। फिर दिमाग में आएगा इस हिसाब से तो मेरे नंबर ही बहुत काम आएंगे, तो मतलब मेरी नौकरी जो पाने का विचार था पिछले साल वो ख़त्म, मतलब नौकरी नहीं पाएंगे तो शादी होना मुश्किल में बढ़ जाएगा मेरा, मेरे सारे रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सब हमसे दूर चले जाएंगे। तो ये एसडी सिंड्रोम क्या करेगा, आपके दिमाग में इतने विचारों को ओवरफ्लो करेगा, मतलब ज़बरदस्ती घुसेड़ेगा। अब यहीं पे लड़का डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, लड़का या लड़की डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, और यही डिप्रेशन उसको फ्रस्ट्रेशन की तरफ ढकेलेगा। अब इसी फ्रस्ट्रेशन में वो दिन भर में 50 सिगरेट पिएगा, यही है, क्योंकि उसको जो इतना अधिक अमाउंट में डोपामाइन रिलीज हो गया उसके दिमाग में, अब उसको शांत भी तो करना है। तो शांत करने के लिए क्या करेगा, भट्ठी सुलगाएगा, दिन भर 50 गोल्ड फ्लैग, दिन भर मस्ती, हरामखोरी। अब उसके बाद जैसे रात होगी, अब इसका अटैक फिर से होगा एसडी सिंड्रोम का। अब तुम्हें ये रुलाएगा, तुम रात को जैसे बिस्तरा पाओगे, बताओ आज तुम पढ़े नहीं, अगर आज पढ़ लिए होते तो क्या होता, आज पढ़ लिए होते तो शायद सिलेक्शन हो जाता। अब तुम कहोगे हाँ यार आज पढ़ना था, नहीं पढ़ पाए, और फिर कहोगे गजब नहीं पढ़ पाए, ख़त्म हो गया सब। अब ये फिर उसके बाद तुमको जोश दिलाएगा, नहीं आज सो जाओ, अब कल से फिर से पढ़ेंगे, उठ के पूरी तरह तैयार होके हम कल से फिर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब ये तुम्हें एक्टिवेट करेगा फिर से, और तुम फिर सुबह उठोगे, फिर इसी प्रक्रिया के शिकार हो जाओगे, और फिर डिप्रेशन में आओगे, फ्रस्ट्रेशन में आओगे, और उसके बाद 40-50 सिगरेट सुलगाओगे दिन भर, भट्ठी गर्म हो जाएगी, उसके बाद रात को आओगे, फिर बिस्तर पर लेटोगे, फिर यही दोहराएगा, और यही करते करते तुम्हारा जीवन ये बिता देगा। जवानी है 30 साल तक ना, 30 साल तक जवानी है, इसको ये फूंक देगा, ख़त्म, ना कुछ करने देगा, ना कुछ करवाएगा तुमसे। यहीं पे बच्चे करेंगे सुसाइड,
कुछ लोग तो जल्दी करेंगे सुसाइड, वो सह नहीं पाते ना। अब 12th और 11 12 के बच्चे हैं, उनको समझ नहीं आता कि सर ये है क्या, बात समझ रहे हो, उनको समझ नहीं आता कि सर ये एसडी सिंड्रोम है क्या, सर ये हो क्यों रहा है ना। तो बेचारे मतलब टूट जाते हैं, वो सुसाइड जल्दी कर लेते हैं, बात समझ रहे हो। लेकिन जो भी थोड़ा एजेड हो जाते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी यूपीएससी की, वो समझते हैं चीज़ों को कि नहीं सर इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक तो जब अधिक हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं, तो और रेल की पट्टी नीचे आ जाएंगे, कुछ और कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, होता है ये सब। समझ में आया। तो ये एसडी सिंड्रोम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो इससे बचना तो है। और बचने का मैंने तुम्हें फार्मूला बता दिया है। अगर तुमने मेरा सेशन देखा होगा, मैंने तुम्हें कई फार्मूले बताए। T=T बताया, ट्रैप=ट्रैक, एसडी सिंड्रोम का फार्मूला है। इसका सिंपल लॉजिक है, सुबह उठना, 1 घंटा एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज, योग करना, बेहतरीन तरीके से हरामखोरी मत करना, योग करना, एंड देन आफ्टर ध्यान करना, मेडिटेशन। 1 घंटा लेके जाओ यार तुम, 1 घंटा मेडिटेशन मतलब ध्यान को तुम लेके जाओ, ये नीडेड है। 1 घंटा नहीं कर पा रहे हो तो बेकार है जवानी, करो तो 1 घंटा तुम एक बार, फिर देखो चमत्कार इस दिमाग का। 2 साल बहुत ज़्यादा बता दिया, 6-7 महीने के अंदर तुम्हारे अंडर में कम से कम 40 लोग नौकरी कर रहे होंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, अदरवाइज पढ़ाना छोड़ दूंगा। बात समझ में आई। तो इस चीज़ को समझो, अगर तुम्हें इस एसडी सिंड्रोम से बचना है, सेल्फ डाउट सिंड्रोम से बचना है, तो तुम्हें ध्यान और व्यायाम मतलब योग, इस पे आना होगा। हमारी रिक्वेस्ट है तुमसे यार, प्लीज़ तुम इस पे आओ। फिर देखो आने वाले 5 सालों में भारत का दृश्य कैसा होता है। ये जो अमेरिका, फ्रांस, जापान ताव भर रहे हैं ना, कुछ नहीं है हमारे आगे, लेकिन हमें अभी एसडी सिंड्रोम हुआ है। ठीक है, चलो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, टुडेज टॉपिक पे। आज का टॉपिक था, क्या बोलते हैं, ट्रेंड इन इन्फ्लेशन में, ये टॉपिक था। एक मिनट, सो दिस इज माय टॉपिक, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा है, थोड़ा बड़ा और कर लीजिए इसको, तब मजा आएगा पढ़ने में। ड्यूरिंग सन 2010 के दौरान जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम तुमको बता चुके हैं कि इन्फ्लेशन का ट्रेंड था क्या और ट्रेंड इन इन्फ्लेशन होता क्या। उससे पहले हमने ये भी बताया कि इन्फ्लेशन होता क्या, ठीक है। और उससे उसमें इन्फ्लेशन के अंदर जो उसके एलिमेंट हैं, WPI, CPI, ठीक है, इन्फ्लेशन को मेज़र करने का जो मेथड है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैंने पहले कहा, आपने जो भी पहले पढ़ा हुआ है आप इस चीज़ से उसको कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि तभी समझने में आसानी होगी, ठीक है। सन 2010 के दौरान 10 से 11, 13 से 14 इन्फ्लेशन रिमेंड हाइयर, ध्यान देना, इन्फ्लेशन रिमेंड हाइयर, एवरेज इन्फ्लेशन एट WPI एंड CPI वाज 8% था और 9.7% था, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फूड इन्फ्लेशन लेड बाय प्रोटीन आइटम, अब इस चीज़ को फोकस कीजिएगा। फूड इन्फ्लेशन लेड बाय प्रोटीन आइटम्स ब्रीज्ड इनटू द डबल डिजिट। जो हमारा फूड इन्फ्लेशन था ना, ये देखो
उस समय की बात है। अभी मैं इसे तुमको कई और चीज़ों से कनेक्ट करने वाला हूँ। ये इस चीज़ को देखो, लेड बाई प्रोटीन आइटम्स, क्योंकि जो तुम्हारा खाना है ना वो इन्हीं प्रोटीन आइटम से बनकर बनता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, क्योंकि जो अगर मान लो तुम्हारी थाली में 10 प्रोटीन आइटम थे, समझना इस चीज़ को, उसमें से 5 प्रोटीन आइटम गायब हो गए, केवल 5 बचे। ठीक है, जो तुम्हें पहले कैलोरी मिलती थी वो 250 थी, अभी कितनी मिल रही है, अभी तुमको 70-75 मिल रही है। ठीक है, अब तुम दुबले पतले होते चले जाओगे नहीं चले जाओगे, हो जाओगे ना। तो ये रीज़न है, अगर फूड इन्फ्लेशन आता है तो उससे क्या होता है, समस्याएं होती है, हमारा जो यूथ है, हमारी जो पॉपुलेशन वो वीक होती चली जाती है। एक बात समझ लेना, किसी भी देश की अगर ताकत, मतलब किसी भी देश की जीडीपी को अगर स्ट्रांग करना है तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस उसकी पॉपुलेशन को स्ट्रांग करने पर होना ही चाहिए, क्योंकि वही पॉपुलेशन जो तुम्हें सब कुछ बना के देगी, वही पॉपुलेशन तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देगी, वही पॉपुलेशन तुम्हें डेवलपमेंट कराएगी, वही पॉपुलेशन तुम्हारे देश में R&D कराएगी, रिसर्च और डेवलपमेंट फोकस होगा। उसी पॉपुलेशन की वजह से जो तुम्हारे देश की कंपनियां हैं उस कंपनियों की मार्केट चलेगी। अगर तुम्हारी देश की पॉपुलेशन स्ट्रांग है, उसकी परचेजिंग पावर स्ट्रांग है, और परचेजिंग पावर बनेगी कैसे, जब उसके पास ताकत होगी, जब उसके पास माल न्यूट्रिशन नहीं होगा, जब वो हेल्दी होगी, क्योंकि हेल्दी होगी तभी तो माइंड वर्क करेगा, जब माइंड वर्क करेगा तभी तो बाहर से पैसा आएगा, रेमिटांसेस कैसे आएंगे, तो तुम बाहर काम करने जाओगे ना, उसके लिए क्या ज़रूरी है, नॉलेज। नॉलेज कहाँ से आएगी, हेल्थ से आएगी। अब सोचो एक फूड इन्फ्लेशन में क्या क्या कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, बात समझ में आई। तो इस चीज़ से इतनी चीज़ों को तुम कनेक्ट करो, इस तरह तुम सोचो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोटीन आइटम ब्रीच इनटू डबल डिजिट सिंस सन 2014, मतलब ये 10 से 11 और 13-14 के दौरान जो फूड इन्फ्लेशन आया था वो डबल डिजिट में आया था। ठीक है, और मिड सन 2014 में इन्फ्लेशन स्टार्टेड मॉडरेटिंग, सन 2014 में इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल होने, मतलब होना शुरू हो गया सन 2014 के मध्य में। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, WPI इन्फ्लेशन रिमेन इन नेगेटिव, लेकिन जो WPI इन्फ्लेशन था वो नेगेटिव में था। ठीक है, -5.1, ये डाटा तुम याद रखना, कभी कभार पूछ लेता है ड्यूरिंग दिस टाइम, -5.1% था अगस्त सन 2015 में, और CPI इन्फ्लेशन पॉजिटिव था। ये चीज़ देखो, ये सकारात्मक था। अच्छा तुम ये बताओ, अगर इन्फ्लेशन निगेटिव है और इन्फ्लेशन पॉजिटिव है, मान लो यहाँ लिखा ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पॉजिटिव था और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स निगेटिव था, मैंने इसको पहले भी डिस्कस कर दिया है। इन्फ्लेशन के आने का इफेक्ट क्या होता है, क्या इन्फ्लेशन हमारे देश के लिए अच्छा है या बुरा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन क्या होता है, और ये कब कब आता है, और इसके आने से क्या क्या घटित होता है, इन सब चीज़ों को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, आगे क्या है, 4.9% बाई द एंड ऑफ दिसंबर सन 2016, शोइंग अ बेच, आ गया ना, शोइंग अ बेच, इट मीन्स डिफरेंसेस। ठीक है, 10% which narrowed down to 0.2% बाई द एंड ऑफ 18 से 19। ठीक है, ये तो डाटा दिया गया है। ड्यूरिंग 19-20 के दौरान जब WPI डिड सो फेलिंग, ध्यान देना, अब यहाँ पे तुम्हारी कई चीज़ें मैच करने वाली हैं। 1920 के दौरान WPI जब फेलिंग दिखा रहा था, जो उसकी मतलब सॉरी फॉर फेलिंग नहीं, फॉलिंग, गिर रहा था, उसका ट्रेंड WPI का होलसेल प्राइस इंडेक्स का फेल डाउन 1.7%, चीपली काज बाई सप्लाई गलत एट होलसेल लेवल, क्योंकि वो जो होलसेल लेवल पे सप्लाई तो डिसरप्ट हो रही थी। ठीक है, इसी कारण से WPI फॉल हो रहा था। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में गिरावट का मुख्य कारण क्या है, ड्यू टू सप्लाई। सप्लाई किस लेवल पे, होलसेल लेवल पे, तुम इसमें CPI को इंक्लूड मत करना। ठीक है, द CPIC इंडेड with 4.8% and caused by increased demand at the retail level and supply bottlenecks। अभी इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम आपके साथ, व्हाट इज द बॉटलनेक इन्फ्लेशन।
ये भी एक प्रकार का इन्फ्लेशन है, बॉटल नेक इन्फ्लेशन। मतलब बोतल है, उसके गले तक भर चुका है। अब इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो इन्फ्लेशन के कई प्रकार हैं गुरु, ठीक है। द ईयर इस चीज को देखना, द ईयर डिड शो अ मच हायर प्राइस राइज इन द अर्बन एरिया। मतलब ये जो सत्र था, ये जो साल था 1920 का, इस साल क्या हुआ, मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हुए इन द अर्बन एरियाज में इन कंपेरिजन टू द रूरल काउंटर पार्ट। रूरल की तुलना में। बिकॉज क्या हुआ, चीज़ें होल सेल लेवल पे नहीं पहुंच रही हैं। बात समझे, चीज़ें होल सेल लेवल पर नहीं पहुंच रही, बॉटल नेक इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, इफेक्ट है उसका, ठीक है, जिस कारण से अर्बन एरियाज में चीज़ें ज़्यादा महंगी हो रही। अब क्वेश्चन उठता है, अर्बन एरियाज में चीज़ें महंगी क्यों हुई 19-20 इन्फ्लेशन के दौरान। अब तुम्हें इसको डिस्कस करना है अपने ग्रुप में, अपने मित्रों के साथ, और सेल्फ में भी डिस्कस करना है, ठीक है। 19-20 इन्फ्लेशन के दौरान जो अर्बन एरिया में चीज़ें महंगी क्यों हुई। अब देखो, तुम कारण देखो, रीज़न क्या हो सकता है। जो रूरल एरिया का प्रोडक्शन लेवल है, या तो वो डिक्लाइन हुआ होगा, या तो अच्छी बारिश नहीं हुई जिसके कारण से प्रोडक्शन नहीं हुआ, ठीक है, फूड इन्फ्लेशन हुआ, या फिर एक्सटर्नल क्षेत्र में क्या कहते हैं, वार छिड़ गई होगी, रसिया यूक्रेन का हमला हुआ, इसराइल और हमास का हमला हो गया, ठीक है, ऑयल के प्राइसेस में हाइक आया, ठीक है, ऑयल के प्राइसेस हाइक हुए, ठीक है, और या फिर फाइमाइन जैसे सिचुएशन क्रिएट हो गई। मतलब केवल 19-20 को नहीं कर रहे हैं, ये जो रीज़न है, मतलब अर्बन एरियाज में प्राइस का हाई होने के पीछे का कारण क्या है, और जबकि रूरल एरिया में सिचुएशन जो थी वो थोड़ा डाउन थी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को कनेक्ट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, प्राइस राइज इन अर्बन एरियाज इन कंपेरिजन टू द रूरल काउंटर पार्ट इन रिलेशन टू ऑलमोस्ट ऑल आइटम विथ फूड बीइंग द प्राइम कास्ट। ये देखो, इन रिलेशन टू ऑलमोस्ट ऑल आइटम, सभी आइटम में जो मतलब रिलेशन है बिटवीन दम, उसमें जो फूड था वो प्राइम कारण था इन्फ्लेशन का। तो देखो, अब तुम्हारा कॉमन सेंस काम करना चाहिए। अगर यहाँ पे बोल दिया गया फूड बीइंग द प्राइम का, तो सीधा सा संबंध है कि अधिक से अधिक जो खाद्य पदार्थ आपके पैदा होते हैं वो गांव के क्षेत्र में ज़्यादा पैदा होते हैं, तो वहाँ की पैदावार में कमी आई होगी। एक रीज़न और बन सकता है, वहाँ पे रूरल की जो पॉपुलेशन है, रूरल उसकी पॉपुलेशन वो इंक्रीज हो गई होगी। ये कोरोना काल भी तो है, लोग शहर को छोड़ के, अर्बन एरिया को छोड़ के लोग गांव में सेटल हो गए होंगे। इस चीज़ को भी आप समझिएगा। अब चीज़ें जितने, मान लीजिए पहले 50 पॉइंट चीज़ें सप्लाई होती थी अर्बन एरिया में, लेकिन अभी इस समय चीज़ें 25 पॉइंट ही सप्लाई हो रही हैं अर्बन एरिया में। बिकॉज क्योंकि वहाँ पे गांव में चीज़ें खपत ज़्यादा हो रही हैं, ड्यू टू दिस अर्बन एरिया में प्राइस हाइक हो रहा है। यहाँ से भी चीज़ों को कनेक्ट करो ना, तो चीज़ों को सोचा करो, उसके कई एंगल निकाला करो, तो उन्हीं में से एक एंगल मिल जाएगा तुम्हें। जो तुम राइटिंग कर रहे होगे यूपीएससी की, बस तुम्हारा आंसर राइटिंग सही हो जाएगा। बात समझ में आए, तो जब कई एंगल तुम सोचोगे तभी उत्तर लिख पाओगे, आंसर लिख पाओगे। समझ में आया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सन 2010-11 के बाद या फिर 10-11 का इन्फ्लेशन जो था किस लेवल था, कैसे था, उसके पीछे का रीज़न क्या था। उसमें मैंने फूड इन्फ्लेशन भी चर्चा की, और रूरल और अर्बन इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन था, अर्बन में जो प्राइस राइज हुआ था उससे भी कनेक्ट करके इन्फ्लेशन के बारे में हमने चर्चा की। बात समझ में, ठीक है। आगे टॉपिक है रिसेंट ट्रेंड इन इन्फ्लेशन, ठीक है। इस टॉपिक से हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बात समझ में आई, तो ये प्रक्रिया है। तो इस तरह से समझो चीज़ों को। एक चीज़ मैंने आज आपको बताया, एसडी सिंड्रोम, इससे तुम बच के रहो। इसको बोलते हैं सेल्फ डाउट सिंड्रोम। अगर ये चीज़ अंदर है तो सुधर जाओ और संभल जाओ, इसको निकाल फेंको, क्योंकि जीत इसी के बाद तुमको मिलेगी। क्योंकि ये जब आ जाता है तो तुम्हारी जो ताकत है, जो कैपेसिटी है, तुम उस पर शक करने लगते हो।
और जैसे तो अपनी कैपेसिटी पे, अपनी ताकत पे, अपनी पावर पे शक करते हो, अपनी बुद्धिमत्ता पे, बौद्धिक क्षमता पे जैसे ही शक करते हो, तो सारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। लेकिन जो इस बात को समझ गया, उसको टेंशन नहीं, कोई चिंता ही नहीं उसको। तो वो सेल्फ मेड बन जाता है, सब कुछ खुद ही बनाने लगता है। बात समझ में आई? और ऊर्जा से भर जाता है। तो इस पे फोकस करो, पढ़ाई करो बिंदास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाते रहो और ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।